नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। एनडीए सरकार ने सूचना के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव की पहल की है। नए नियम तय करने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक आवेदक की मौत होने पर मामला बंद हो जाएगा, यानी सूचना देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान भी करने का प्रस्ताव है कि आवेदक चाहे तो किसी सूचना के लिए अर्जी देने के बाद उसे वापस ले सकता है। सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं को आशंका है कि इन नियमों के कारण आरटीआई याचिका देने वालों के उत्पीड़न का रास्ता खुल जाएगा। साथ ही अन्य नए नियमों से सरकारी अफसरों की ताकत बढ़ जाएगी। आशंका ये भी है कि इससे आरटीआई की प्रक्रिया महंगी हो जाएगी। मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता अरुणा रॉय का तो ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बना कानून कहीं भ्रष्टाचार बढ़ाने का कानून न बन जाए। हालांकि सरकार ने सफाई दी है कि ये बदलाव 2012 में यूपीए काल में प्रस्तावित किए गए थे, जिसे अब अमल में लाने की तैयारी है, जबकि अब तक सीआईसी द्वारा बनाए गए नियमों पर अमल हो रहा था। तो आज सरोकार में बात करेंगे कि आखिर नए नियम की जरूरत क्या है, बीते एक दशक का अनुभव क्या कहता है, राज्य और नौकरशाही इस अधिकार से कितने कंफर्टेबल हैं, क्या वाकई कुछ व्यवहारिक दिक्कतों के चलते ये कदम उठाया गया है, और अगर पुराने नियम बदले गए तो नागरिकों को मिले सूचना के अधिकार का कितना हिस्सा उनके पास रह जाएगा, और सिविल सोसाइटी संगठन क्या करेंगे अगर नए नियमों को लाने पर सरकार अड़ी रही। और आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र अग्रवाल, आप आरटीआई सलाहकार हैं दिल्ली सरकार में, और आप आरटीआई में होने वाले नए संशोधनों को लेकर विचार विमर्श करते रहे हैं। हमारे साथ हैं यशोवर्धन आज़ाद, आप केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. श्यामल सरकार, जो कि डीओपीटी में पूर्व सचिव रह चुके हैं। हमारे साथ हैं वेंकटेश नायक, आप आरटीआई कार्यकर्ता हैं और आप कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ दो पत्रकार हैं जो आरटीआई पर काम कर रहे हैं। गौरव विवेक भटनागर, आप द वायर में उपसंपादक हैं और लेखक भी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हैं श्यामलाल यादव, आप सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। और इसके अलावा यहाँ पर युवा जनता है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगी। उम्मीद है जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके बारे में जो भी भ्रम होंगे वो आप लोगों की बहस के जरिए उनके सामने आएंगे और दूर होंगे। तो अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने स्थिति साफ करने की कोशिश की, लेकिन सिविल सोसाइटी के संगठनों को तसल्ली नहीं हुई। उनका अंदेशा कायम है कि सरकार आरटीआई कानून यानी सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने की फिराक में है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पिछले 31 मार्च को अपनी वेबसाइट पर आरटीआई के नए नियमों का मसविदा डाला। आम लोगों से 15 अप्रैल तक इस पर अपनी राय देने को कहा गया है। सरकार का दावा है कि वो कोई नए नियम नहीं बना रही है, बल्कि पहले से तय नियमों को ही उसने सामने रखा है। पैदा हुए भ्रम का कारण यूपीए शासनकाल में तय नियमों और सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग के नियम संबंधी प्रस्ताव में फर्क है। आरटीआई संबंधी वर्तमान नियम 2012 में तय हुए थे। उसके पहले सीआईसी ने सीआईसी मैनेजमेंट रेगुलेशन 2007 पारित किया था। 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के रेगुलेशंस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीआईसी को इन्हें तय करने का कोई हक नहीं है। सीआईसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अगली सुनवाई मई के महीने में है। इस बीच कई हाईकोर्ट्स ने राज्य सूचना आयोगों द्वारा तय रेगुलेशंस को मान्यता दी है। केंद्र के प्रस्ताव के अनुरूप नए नियम लागू हुए तो सीआईसी के संकल्प के मुताबिक प्रचलन में रहे 2 नियम बदल जाएंगे। इनके मुताबिक सूचना मांगने वाले को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो चाहे तो सूचना आयोग की इजाजत से अपनी अर्जी वापस ले सकता है। दूसरे परिवर्तन के तहत प्रस्तावित है कि अर्जी दायर करने वाले की मौत होने पर सूचना जारी करने की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसा हुआ तो निहित स्वार्थी दबंग लोग दबाव डालकर अर्जियां वापस कराने लगेंगे। सूचना मांगने वाला इसके लिए राजी नहीं हुआ तो उसकी हत्या की आशंका रहेगी। मुद्दा है कि सरकार ने ये बदलाव क्यों प्रस्तावित किए। अगर ये 2012 के नियमों के मुताबिक है तो सवाल है कि मौजूदा सरकार उसे उसी रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रही है।
दरअसल राजनीतिक चंदे के बारे में हालिया संशोधनों के बाद आरटीआई नियमों में बदलाव की कोशिश से ये शिकायत गहराई है कि सरकार पारदर्शिता से परहेज कर रही है। सरकार साहब, क्योंकि आप डीओपीटी में रह चुके हैं और डीओपीटी ही इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करती है, इसलिए मैं पहला सवाल आपसे करना चाहती हूं। सरकार ने एक नया ड्राफ्ट पेश किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये नया ड्राफ्ट नहीं है, ये 2012 का पुराना ड्राफ्ट है, मगर इसकी ज़रूरत क्या थी? इस नए मसौदे की ज़रूरत क्या थी? ये जो ड्राफ्ट है इसका ड्राफ्ट रूल कहते हैं। ड्राफ्ट रूल 2012 में एक रूल है जो अभी है। ये रूल का चेंज करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। ये रूल नॉर्मली जो आरटीआई एक्ट है उसके आधार पर होता है कि इसका हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो एक्ट है उनके मुताबिक ये रूल बन सकते हैं। तो जो सेक्शन है 27 सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट, उसके अंडर ही ये रूल फ्रेम करना जरूरी होता है। कोई रूल फिक्स नहीं है। कोई रूल जो बनता है 2012 में ये एक परमानेंट नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बदल जा रहा है। देयर आर मेनी न्यू थिंग्स आर कमिंग, नतून नया हमारा एक्सपीरियंस आ रहा है, तो चेंज करना जरूरी होता है। तो ये जो लेकिन जब 2007 से जो रूल चले आ रहे थे उसमें कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से स्क्रैप करने की ज़रूरत महसूस हो रही है? या बिकॉज ये जो नया जो रूल का जो प्रयास चल रहा है, इनका ज़रूरत है। किस लिए? क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ है जो पुराना रूल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी जो रूल है इसमें सब मिला के 22 सेक्शन है जो नया रूल बन रहा है। पुराना जो 2012 का जो रूल है, 2012 का जो रूल है, उसमें 15 सेक्शन है। जो कुछ नया सेक्शन ऐड हो रहा है, कुछ नया सेक्शन डिलीट भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले रूल में जो रूल था उसमें ओनली खाली अपील के बारे में बोल रहे थे। अपील के कंप्लेंट के बारे में कोई नमूना नहीं था। कंप्लेंट के बारे में कोई कुछ सेक्शन नहीं था। नया रूल में वो आ गया है। दिस इज ए न्यू एडिशन। तो आप ये कह रहे हैं ये बेहतरी की तरफ ले जाएगा? नहीं, इसमें मिक्स्ड है। हमारा मतलब है इसमें मिक्स्ड रिएक्शन है। मेरा जो एक्सपीरियंस कुछ अच्छा और कुछ अच्छा है, कुछ भी है। सो इट इज ए मिक्स्ड रिएक्शन। जो अच्छा है वो हम बोल रहे हैं, नया कुछ आ रहा है जो पुराना में नहीं है। कुछ पुराना में है, वो उसका ड्रॉप भी किया है जी। तो ये काफी मिक्स्ड है जी। तो इसका जरूरत है। मैं आज़ाद साहब आपसे जानना चाहूँगी, सरकार साहब का ये कहना है कि इसकी ज़रूरत है, कुछ नए रूल बनाने की ज़रूरत है वक्त के साथ, और एक 10 साल का अनुभव भी हमारे सामने है। लेकिन ये रूल आप लोगों की नज़र में कितने सही हैं? क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग ने अपनी तरफ से एक रूल बनाया 2007 में। तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट को लग रहा है कि वो रूल बेहतर थे। अब उसमें बदलाव किए जा रहे हैं जिससे उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। आप लोगों की नज़र में ये बदलाव कितना सही है और कितनी ज़रूरत है इसकी? मैं इस पूरे प्रक्रिया की पृष्ठभूमि आपके सामने रखता हूँ, और उसके पहले ये भी अपने युवा साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आरटीआई की जो व्यवस्था है उस पर कोई आघात नहीं पहुँचा है और न पहुँचेगा। अभी भी उसी तरह संचालित की जा रही है जैसे पहले हुआ है। हुआ ये है कि 2012 में रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए। ये सेक्शन 27 आरटीआई एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रूल्स को फ्रेम करेगा। उसके पहले 2007 में सीआईसी ने एक मैनेजमेंट रेगुलेशंस ये पब्लिश किया था, जिसे कोर्ट में कंटेस्ट किया गया, और ये कहा गया हमने जो मैनेजमेंट रेगुलेशंस ये किया था वो 12.4 में अपने पावर को यूज़ किया था, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस एट्सेट्रा, जिसको कि ये कंटेस्ट किया गया कि ये रूल पे बॉर्डर करता है जिसका अधिकार सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है। और इसलिए कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि हम इस पूरी प्रक्रिया को एक नए सिरे से आपके सामने लाएंगे, और इसीलिए ये ड्राफ्ट न्यू रूल। लेकिन आज़ाद साहब, कम से कम 23 राज्य ऐसे हैं जो पहले से रूल अपने बना चुके हैं इसी आधार पर, और उनको मान्यता भी मिली हुई है, कोर्ट से भी मान्यता मिली हुई है। सुन ले, पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को ये अधिकार दिया हुआ है, लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, और इसीलिए वो मामले को सीआईसी ने कंटेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट में।
दैट वी हैव द पावर्स टू डू इट अंडर 12.4। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये चर्चा चली तो सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वस्त किया गया सरकार द्वारा कि हम नए सिरे से एक नई प्रक्रिया ला रहे हैं जिसमें रूल्स के सब तरह के रूल्स का समावेश होगा, उसमें गाइडलाइंस भी होंगे। ये तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो कमीशन लाया है। कमीशन ने उसके खिलाफ, जो गाइडलाइंस के खिलाफ जो स्टे था, उसके खिलाफ स्टे लाया। ये मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि हमें इसका पावर्स है। और अच्छा, सुप्रीम आप कोर्ट ये ने कह रहे हैं कि जो कमीशन था उसने गाइडलाइंस बनाई थी, रूल्स नहीं बनाया था। गाइडलाइंस, रूल्स और गाइडलाइंस में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। 12.4 में जो मैं आपको चाहे तो पढ़ दूं, उसमें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स के लिए फैसिलिटेट करने के लिए कमीशन को पावर्स है। उसके तहत मैनेजमेंट रेगुलेशंस बने थे, जिसको कंटेस्ट किया गया ये कह के कि नहीं, ये रूल्स हैं और रूल्स का पावर सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है, जबकि हमें सिर्फ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स के लिए। उस पे ये मामला, हमने उस स्टे के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में यह वाकया चल रहा है, जिसमें रिस्पोंडेंट्स हम भी थे और सरकार भी। आजाद साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा रूल्स और गाइडलाइंस में फर्क है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो भी था, चाहे वो रूल था या गाइडलाइंस थी, मगर वो बेहतर था जो आज प्रस्तुत किया जा रहा है उससे। इसका जवाब मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग के अंदर क्या इस पर कोई मंथन चल रहा है? मंथन तो चल ही रहा है। गाइडलाइंस हमने दिए हुए थे और उसी पे मंथन होगा और उसी के आगे हम जाएंगे और हम अपना केस पुट अप करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। रूल्स और गाइडलाइंस के चक्कर में अगर ना फंसे और जो रूल्स के प्रस्ताव आए हैं, जो रूल्स के प्रस्ताव आए हैं, वो आप लोगों को क्या उचित लग रहे हैं? क्या ये प्रस्ताव जरूरी थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे को उपराज्यपाल महोदय ने मई 2014 में कंसल्टेंट जरूर नियुक्त किया था, पर मैं आज जो बोलूँगा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी प्रस्तावना में दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। एक तो कि 31 जुलाई 2012 को जो रूल बनाए गए थे यूपीए गवर्नमेंट के, वो लागू नहीं हुए। ये गलत है, ये गजट नोटिफिकेशन की कॉपी है, ये लागू हो चुके थे। दूसरा, आपने एक महत्वपूर्ण जो इसमें बदलाव है, सेक्शन ये रूल 12, ये वास्तव में बहुत हानिकारक है और ये बिल्कुल मंजूर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके बारे में तो यहाँ तक भी निर्णय हो चुका है कि किसी आरटीआई एक्टिविस्ट का अगर मर्डर होगा तो उसकी आरटीआई पिटीशन में जितनी चीज़ें मांगी गई होंगी वो वेबसाइट पर डाली जाएंगी, और ये 12 रूल तो बिल्कुल ही उससे विपरीत है। नहीं, लेकिन अग्रवाल सर, मैं एक चीज़, माफ़ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि गजट नोटिफिकेशन में 2012 के ये रूल आ चुके थे। अगर ये आ चुके थे तो फिर ये नया प्रस्ताव लाने की ज़रूरत क्या थी? एक तो ये बात, और दूसरी बात, क्या ये प्रचलन में थे या नहीं थे? देखिए, जो गजट नोटिफिकेशन में आ गया, अगर किसी ने नॉलेज में नहीं है और वो प्रचलन में नहीं आया तो वो बात और है। बाकी ये ऑफिशियली नोटिफाई हो चुके थे। और जो आपने पूछा कि ये बदलाव की क्या जरूरत थी, तो ये इसमें सरकार ये तो बात सही कह रही है कि 60%, पर 40% जो वो नए लाई है वो एक नई एडिशन, और वो क्यों लाई है, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक रूल नंबर 12 है कि आरटीआई एक्टिविस्ट का, आरटीआई पिटीशनर को विड्रॉ करने की पावर है। मतलब उस पर दबाव डाला जा सकता है कि अपनी पिटीशन विड्रॉ करो, या उसका मर्डर भी कुछ लोग करवा सकते हैं कि इसकी आरटीआई पिटीशन जो है वो एबेटमेंट हो जाएगी। अब मैं एक एक रूल पे अपने बड़े संक्षेप में विचार कर देता हूँ, जिसमें कि नए और पुराने सारे। आप संक्षेप में तो बाकी बहस में रखते रहिएगा ये बात। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने कहा कि 40% नए बदलाव किए गए हैं, बदलाव नहीं, एडिशन किए गए हैं, वो एडिशन आपकी नज़र में उपयुक्त हैं, उचित हैं? उसमें एक एडिशन तो उपयुक्त है, कुछ की जरूरत नहीं है, कुछ में नए सिरे से बदलाव की जरूरत है। कौन सा उपयुक्त है और किसको उपयुक्त बहुत अच्छा है, जो रूल नंबर 13(4) सुप्रीम कोर्ट ने भाई हाल में एक ऑर्डर दिया था कि कंप्लेंट को सेकंड अपील में हियरिंग के दौरान कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें एक रूल ये अच्छा है कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी है, वो हियरिंग के दौरान ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसे सेकंड अपील में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे जो वर्कलोड है पिटीशनर का भी और कमीशन का दोनों घटेंगे, क्योंकि सेक्शन 18 की कंप्लेंट और सेक्शन 19(3) की अपील दोनों एक साथ हो सकती हैं। सेक्शन 18 पे सेक्शन 19(3) में सुनवाई हो सकती है। ये रूल अच्छा है। रूल नंबर जो 12 वो बिल्कुल ख़राब है, 17 बिल्कुल सही नहीं। जो खराब है उसके बारे में भी बता दीजिए ना। उसके बारे में भी बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले एक ही अच्छा है उसी का बताया है। अच्छा। उसे शॉर्ट में खत्म कर दिया। बाकी खराब की तो मैं चर्चा कर ही रहा हूँ। जो रूल नंबर 17 है, देखिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स।
उसमें 17 में ये बता दिया गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये पावर है कि किसी भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से कोई पर्टिकुलर पिटीशन लेकर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे। ये रूल बिल्कुल गलत है, ये दुर्भावनावश किया गया है। और मैं बदलाव की बात करता हूँ, जो रूल नंबर 3 है, जो कि पहले भी था, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसका जो सेकंड लाइन पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहले में लिखा गया है कि नॉर्मली 500 वर्ड से ज़्यादा की पिटीशन नहीं होगी, और ये जरूरी भी था। लोग बागों ने 40-50 पेज की पिटीशन लगाना शुरू कर दिया था, तो सिविल सोसाइटी की कंसल्टेशन में 500 वर्ड्स की लिमिट हुई थी। पर सेकंड पैराग्राफ कहता है it will not be the ज्यादा एक्सीड ही नहीं कर सकता, it will not be the only reason to decline the petition। तो वो तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो सेकंड लाइन हटा देनी चाहिए। दूसरी बात, जिससे कि अधिकतर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स मेरे से सहमत नहीं है, और ये है कि जो फीस 10 रुपए की है इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है। और मैं इसका एक समाधान बताता हूँ कि जिससे पिटिशनर का भी नुकसान नहीं हो, पब्लिक अथॉरिटी का भी नुकसान नहीं हो। फीस 50 रुपए कर दीजिए और उसमें फर्स्ट 20 पेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। पिटिशनर को 50 रुपए का सामान मिल गया, 10 रुपए प्रेजेंट फीस और 40 रुपए कॉपिंग चार्जेस। और कॉपिंग चार्जेस मांगने में और भेजने में जितने मैन आवर्स और पोस्टल एक्सपेंसेस पिटिशनर के और पब्लिक अथॉरिटी के खर्च होते थे वो बच जाएंगे। और एक सेकंड, और जो कुछ मिस्चीवियस पिटिशंस लगती थी सिर्फ इसलिए कि फीस नॉमिनल है, तो वो रुक जाएंगी। देखिए, बीपीएल कैटेगरी के लिए पहले ही फीस माफ है, और पिछले 11 साल में जितनी कई सारे अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, सरकार ने 15 तारीख तक का वक्त दिया है अपने सुझाव देने के लिए, आपको लगता है ये पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो 31 मार्च को ये डीओपीटी की वेबसाइट पे डाल रहे हैं, प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती ही नहीं कि कोई रिएक्शन आए। वो तो, और ये भी कहा गया है कि वो केवल ऑनलाइन ही दिया जा सकता है। हाँ, वो भी ऑनलाइन का कोई रिसीप्ट नहीं है। हाँ, तो ये एक गलत चीज है। वेंकटेश, जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं, आप लोग क्या उससे सहमत हैं? क्या इस नए बदलाव से, आप जैसा कि कह रहे हैं कि 40% नए बदलाव हो रहे हैं इस नए ड्राफ्ट रूल के मुताबिक, उससे जो नागरिकों के सूचना के अधिकार है वो और मजबूत होगा, या फिर आप लोग को कुछ आशंकाएं हैं? देखिए, हमारा मानना ये है कि सूचना का अधिकार, और ये कानून भी मानता है, सूचना का अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है। हमारी जो युवा जनता यहाँ बैठी है उनको समझ लेना चाहिए कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार को अमली जामा पहनाने वाले कानून जब बनता है तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील तरीके से उसको बनाना ज़रूरी है, ताकि जो कानून या कानून के अधीन बनने वाले नियम जो हैं उस मौलिक अधिकार को सीमित ना कर दें। ये जिम्मेदारी होती है कानून बनाने वालों की और उसको अमल में लाने वालों की। तो उस नज़र से अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो सूचना के अधिकार के जो व्याप्ति है उसको सीमित करते हैं, सूचना के आवेदकों के जो अधिकार हैं उनको सीमित करते हैं, और बहुत सारे इसमें कमियां हैं जो ये ड्राफ्ट रूल्स जो बने हैं जो दिशा निर्देश देते ही नहीं हैं कि कैसे कुछ मामलों का निपटारा किया जाए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आप में से हर किसी को ये पता होगा कि आमतौर पर सूचना के लिए आवेदन मिलने पर उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन कानून इसका एक विपरीत परंतु भी लगाया हुआ है कि जब मांगी गई जानकारी किसी की जिंदगी से या उसके आज़ादी से ताल्लुक़ रखता हो तो उसके लिए 30 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 48 घंटों के अंदर उसका निपटारा करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर मान लो कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करके लेके जाती है और परिवार वालों को या उसके दोस्तों को बताते नहीं है किस लिए लेके गए हैं, कहाँ पे रखे गए हैं, तो ऐसे मामले में उसके जान को खतरा होता है। तो जानकारी जो है वो बहुत ही कम समय में मिलना जरूरी होता है आगे की कार्रवाई करने के लिए। अब तक के 10 साल का अनुभव क्या कहता है, क्या मिलता रहा है? हाँ, अनुभव ये कहता है आवेदन के समय पर तो 48 घंटे लगे हैं, लेकिन मान लो जानकारी मिलती नहीं 48 घंटों के अंदर, फिर बाद में अपील करना जरूरी है। लेकिन अपील को जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए ना तो कानून में प्रावधान है ना नियमों में प्रावधान है। और मान लो मामला अगर जाकर कमीशन में अटक जाता है, कम से कम 2 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा, क्योंकि पेंडेंसी इतना ज्यादा है। इस तरह के बहुत सारे कमियां हैं जो जिनको कानून के नज़र से देखा जाए तो नियमों में बहुत सारे ऐसे बातों को जोड़ना जरूरी है
जो नागरिकों को और सशक्त बनाए। देखिए बहुत पुराने ज़माने से कम 300-400 साल पहले एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जॉन लॉक करके, उन्होंने ये बताया कानून किस लिए बनाना ज़रूरी है। कानून इसलिए बनाना ज़रूरी है कि नागरिक को सशक्त करे, ना कि सरकार को या राज्य को सशक्त करे। उनके पास तो शक्ति है ही। तो उस नज़र से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी जो कमियां हैं उनको दूर करना ज़रूरी है। और जैसे सबने कहा कि इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए जो समय सीमा दी गई है वो पर्याप्त नहीं है। नहीं, लेकिन जैसा कि आज़ाद साहब ने कहा कि पहले गाइडलाइंस थी, अब रूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। 2007 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर काफ़ी बहस करके फिर केंद्रीय सूचना आयोग का साथ भी हम लोगों ने दिया था और बोला था कि ये जो 12/4 में जो प्रावधान है इसका इंटरप्रिटेशन निकालना ज़रूरी है और हर चीज़ केवल केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा कानून नहीं बनाए जाएंगे, मतलब नियम नहीं बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे अधिकार कमीशन के होने चाहिए जो अपने तरफ से इस कानून के जो बारीकियां हैं उनके लिए दिशा निर्देश बनाए। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। मतलब ये कि कमीशन भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कानून को अमली जामा पहना सकता है, यानी रूल बना सकता है। आप लोग इससे सहमत हैं? कमीशन बिल्कुल, कमीशन 12/4 में ही उसने 2007 के मैनेजमेंट रेगुलेशंस बनाए थे और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि गाइडलाइंस और रेगुलेशंस में जो फर्क अभी आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में होगा। बट एक बात मैं ये कह दूं, जो वेंकटेश साहब ने इशू अभी ये रेज किया लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, अभी भी जितने केसेस इस तरह के कमीशन में आते हैं और हमने एक मीटिंग में ये रिजॉल्व किया था कि जितने ऐसे केसेस जिसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है हम अपने विवेक से उसमें इंटरवीन करते हैं और जल्दी से उसको बुलाते भी हैं। जहाँ तक अभी एक और मुद्दा, लेकिन हमने तो सुना है 11,65,217 मामले अभी पेंडिंग है ओवरऑल कमीशन में। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सेंट्रल कमीशन और स्टेट में बहुत फ़र्क है, बिकॉज स्टेट कमीशंस हमारे अंडर में नहीं है। सेंट्रल कमिश्न के अंदर पिछले साल वेंकटेश साहब भी आपको बताएंगे करीब 35,000 पेंडेंसी थी और अभी शायद 28,000 या कुछ है। डेफिनेटली इसमें बदलाव आया है और अगर आप हैंडलिंग ऑफ केसेस भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस, मतलब आप कह रहे हैं स्पीड अप हुआ है। स्पीड अप हुआ है काफ़ी। मैं श्यामलाल जी आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर एक और इशू आ गया है कि कमीशन के अधिकार क्या हैं और सरकार के अधिकार क्या हैं, गाइडलाइंस और रूल को कैसे डिफाइन किया जाए। आप इस मामले पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आपने तमाम कानूनी पहलू से अपने आर्टिकल लिखे थे, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कमीशन भी अपनी तरफ से रूल बना सकता है, और अगर बना सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, या सरकार ने अब अपनी तरफ से अगर ड्राफ्ट रूल दे दिया है तो अब वही लागू होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ड्राफ्ट रूल इन्होंने अभी वेबसाइट पर अपने डाले हैं वो 2007 का जो केंद्रीय सूचना आयोग का रेगुलेशन मैनेजमेंट जो इन्होंने तैयार किया था उसका, और डीओपीटी ने जो 2012 में रूल तैयार किए थे उसका, दोनों का लगभग मिश्रण है। जो ये जो बात की जा रही है कि किसी अपीलेंट की डेथ के बाद उस अर्जी को वहीं समाप्त कर देने की बात, ये भी 2007 का जो वो मैनेजमेंट रेगुलेशन CIC का है उसमें था ऑलरेडी। ये बात जरूर है कि अभी ये वेंकटेश साहब बताएंगे, 2011 में सितंबर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एक रिजोल्यूशन हुआ था कि इसको अगर किसी की डेथ हो जाती है अपीलेंट की तो भी उसकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी और बाद में उस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर डाला जाएगा। तो ये मुझे लगता है इस क्लॉज से इनको यहाँ बचना चाहिए था, ये जो रूल सभी ने DOPT ने डाले हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन मुझे लगता है नहीं किया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि RTI जिस तरह देश में आम आदमी के बीच में बस चुका है, किसी सरकार की ऐसी अब हिम्मत नहीं है कि उसको इस तरह से आउटराइटली वो डाइल्यूट करे और कमजोर करे, क्योंकि यहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरा एक मेरी मुझे लग रहा है आप सब लोगों की बातचीत सुन करके कि आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वही RTI है। RTI अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको इंफॉर्मेशन दे सीकर को तो इन कमीशंस की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं अपने अनुभव से, मैंने अब तक 7,000 करीब RTI लगाई है, लेकिन CIC गया हूं 4 बार में और उसमें 4 बार से 3 बार में बहुत निराश होकर के लौटा हूं।
तो ये आजाद साहब हंस रहे हैं, तो संयोग से इनके पास कोई अभी तक अपील में लेकर के नहीं गया। तो मैं कहता हूं कि इसको ये थोड़ा ये जो वैधानिक बहस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना, उसके बजाय नीचे आरटीआई को कैसे स्प्रेड किया जाए, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को कैसे सेंसिटिव बनाया जाए, वो अगर कोई ये सरकार। अच्छा, दूसरा ये बताऊं मैं आपको, केंद्र सरकार में तो बहुत अच्छे से आरटीआई लागू हो रही है। मैं सारे देश में लगाता हूं आरटीआई, ये ऐसा कानून है, आपको पता है कि सारे राज्य सरकारों में और लोकल बॉडीज में भी लागू है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है राज्य सरकारों से इंफॉर्मेशन लेना। जी, मैंने तो सुना है कुछ राज्य सरकारों के पास ऐसे इतने पुराने केसेस हैं कि उसको निपटाने में 60 साल भी लग सकते हैं अगर उसी रफ्तार से चलता रहा तो। खैर, मैं आगे बढ़ती हूँ। गौरव, आपके पास आना चाहती हूँ। जो श्यामलाल कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई कानून बनाया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जनता को अधिकार देने के लिए बनाया जा रहा है। और वक्त अगर 10 साल का गुजर चुका है इस कानून को लागू हुए, तो वक्त के साथ जो पुराने अनुभव रहे, अच्छे नहीं रहे अनुभव, उनको और दुरुस्त करते हुए इसमें और सुधार की गुंजाइश थी। क्या वो सुधार की गुंजाइश जो अपेक्षित थी, जिसके बारे में अपेक्षा की जा रही थी कि इसमें और सुधार हो सकता था, वो इस ड्राफ्ट रूल में नजर आ रहा है क्या आपको? मैं एक बात रखना चाहूँगा। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रेगुलेशंस और रूल्स की बात है, उसमें मेरे को भी काफ़ी कन्फ्यूजन था कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। सो मैंने एक इंटरव्यू देखा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ जितेंद्र सिंह का, जहाँ उन्होंने कहा कि ये जो रेगुलेशन है ये 2007 और 12 में लाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप इन्हें कन्वर्ट नहीं करेंगे रूल्स में, सो जो हमारे बहुत सारे डिसीजन हुए इंफॉर्मेशन कमीशंस के, वो नल एंड वॉइड हो सकते हैं। और इसीलिए ये रूल्स लाने की ज़रूरत पड़ी और हमने इन्हें पब्लिक डोमेन में रखा है। एक तरफ तो ये बात हुई, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो ये नया जो ड्राफ्ट रूल्स लाए गए हैं, ये 60% ऑलमोस्ट पुराने ड्राफ्ट रूल्स और रेगुलेशंस जैसे ही हैं। तो जब वो 60% हैं और 40% हम चेंजेस कर रहे थे, तो हमने जो ये वाले इश्यूज थे, जैसे मिस्टर चंद्रा कह रहे हैं कि जहाँ एपिलेंट्स की सिक्योरिटी का इशू है, और वो हमने क्यों नहीं इसमें एड्रेस किए। कहीं पे जैसे अबेटमेंट ऑफ केसेस का था कि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं या ऑन द डेथ ऑफ एन एप्लीकेंट वो केस अबेट हो जाएगा। तो ये वाले इश्यूज भी हमें इसी में एड्रेस करने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो वक्त के साथ जो सुधार की उम्मीद की जा रही थी वो पूरी नहीं हुई है। और एक और बहुत बड़ी बात जो तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से बार बार उठाई जाती है कि विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या कर रही है। अब तक सरकार ने उस ना तो वो बिल पास हुआ है और ना ही सरकार ने उस तरह के कोई प्रोटेक्शन का आश्वासन दे पाई है। शायद आप लोग इस पर और ज्यादा बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो 2005 से 2016 के आंकड़े बताते हैं 311 एक्टिविस्ट पर हमले हो चुके हैं और काफ़ी सारे एक्टिविस्ट आए दिन उनकी हत्याएं होती रहती हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से इस ड्राफ्ट रूल में क्या व्यवस्था की गई है और क्या इससे एक्टिविस्ट और जानकार संतुष्ट हैं कि नहीं है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो हम बात कर रहे थे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसके बारे में लगातार बहस होती रही है, एक्टिविस्ट की तरफ से मांग भी होते रहे हैं। लेकिन एक बार विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बना, उसको लागू करने में देरी हुई, फिर उसमें संशोधन हुआ, मगर अभी भी वो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अटका हुआ है। और आंकड़े बताते हैं कि हर दूसरे महीने एक आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और 4 पर हमले हुआ करते हैं। हमने कहा 311 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है या हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा भी हो चुकी हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या इस रूल में कोई प्रावधान आपको नज़र आ रहा है, अगर हम उस प्रोटेक्शन एक्ट की बात छोड़ भी दें तो? जी देखिए, ना तो सूचना के अधिकार अधिनियम में, ना उसके तहत कभी भी जो नियम बने हैं देश भर में, ना केवल केंद्र सरकार में ही नहीं, राज्य सरकारों में भी, और स्वयं उस विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में आरटीआई आवेदक की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ये एक इस बात को आंकड़ों के आधार पर बताते बताते
नागरिक समाज के जो कार्यकर्ता हैं कम से कम पिछले 13 साल से बोल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। ये करना जरूरी बहुत है, क्योंकि कई सारे सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग ने 2011 में अपना प्रस्ताव पारित किया कि जो भी इस तरह का मामला हमारे सामने आएगा जिसकी वजह से किसी की हत्या होती है या किसी के ऊपर प्रहार होता है, तो उस मामले की सुनवाई हम स्वयं करेंगे और जो जानकारी देने लायक है कानून के मुताबिक तो उसको स्वयं प्रकाशित करने के लिए आदेश दे देंगे। महाराष्ट्र में ऐसे हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, बहुत सारी जगह पे ऐसे हो रहा है। लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है, गुजरात सेकंड नंबर सबसे पे ज्यादा है और केसेस भी यूपी हैं। 3rd नंबर पे है। सबसे ज्यादा केसेस भी महाराष्ट्र में आते हैं और वहाँ के जो सूचना आयोग है वो भी काफी सशक्त और सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं इस पर। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कार्यकर्ताओं को, देखिए केवल कार्यकर्ता की बात ना करें, हम लोगों के जहन में ये भी आया है एक आरटीआई एप्लीकेशन डालना भी आवेदक की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और ये मांग क्या रहे हैं, देश की सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं मांग रहे हैं, आप आतंकवादियों के खिलाफ क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के तहत जो घोटाला हुआ है तो उसका हमें पूरा ब्यौरा दीजिए, उसमें उनके ऊपर वार हो रही है। इंदिरा आवास योजना एक जमाने में था, आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुका है, तो उसमें जो अपात्र लोग हैं उनको बेनिफिट मिल रही है, उसके बारे में डिटेल दीजिए, उसके लिए उनके ऊपर प्रहार हो रही है। कभी कभी बहुत वेग सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय में इंटरनेट की स्पीड क्या है, दिनचर्या क्या है उनकी, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं या प्रधानमंत्री हैं, छुट्टी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ इस तरह के भी सवाल पूछ दिए जाते हैं जिसकी वजह से कई बार उसको अन्य और अदर्स की कैटेगरी में डालकर उसको खारिज कर दिया जाता है। और मैंने सुना है ऐसे तकरीबन 40% या उससे भी ज्यादा अर्जियां आती हैं जिसको खारिज करना पड़ता है। आंकड़े उनके हैं और मैं उसको गलत भी नहीं ठहराता, लेकिन जहां तक हमें पता है इस तरह के किसी भी आवेदक के ऊपर प्रहार नहीं हुआ आज तक। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। जो संगीन मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं या कुशासन से जुड़े हुए मुद्दों को लोग जब उजागर करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर वार होता है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए या तो कानून में संशोधन करके कुछ प्रावधानों को डालना जरूरी है, और या अगर वो मुमकिन नहीं है तो कम से कम नियमों में उन बातों को अगर लाया जाए तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश का जो उद्देश्य है ना, जो राष्ट्रीय उद्देश्य सत्यमेव जयते, यानी सच का बोलबाला हो, सत्य का हमेशा जय होगा, तो सच के बारे में जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को राज्य और सरकार की तरफ से और नागरिक समाज की तरफ से, मीडिया की तरफ से पूर्ण रूप से उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो ये करना बहुत जरूरी है। सच के खुलासे के लिए ही इस पूरी व्यवस्था को किया गया था, लेकिन क्या वो पूरा सच सामने अभी भी आ पा रहा है? 10-11 साल का अनुभव हमारे सामने है और उसके आधार पर अब एक नया ड्राफ्ट रूल बनाने की तैयारी की जा रही है, रूल बनाने की तैयारी की जा रही है। आप कहते हैं कि रूल से पहले गाइडलाइंस नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस में तो गाइडलाइंस ही थी। आपको क्या लगता है कि जो पिछले 10-11 साल का अनुभव है उसमें नागरिक अधिकार इस सूचना के अधिकार को लेकर और मजबूत हुए हैं या इसके जरिए कुछ और उसमें कमजोरी आएगी? नहीं, बिल्कुल मजबूत हुए हैं। और जो कमजोरी आती है वो जैसा आपने बताया किस किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे भी ज़्यादा गलत ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सब का समाधान ये है कि उसके लिए आरटीआई फीस को कुछ थोड़ा सा संशोधित किया जाए। और दूसरी बात और एक मैं आपको और बताता हूँ और क्या क्या होना चाहिए। एक सीआईसी का बड़ा फॉल्टी सिस्टम है। कई बार इनके हियरिंग नोटिस जो हैं वो बिल्कुल डेट ऑफ हियरिंग वाले रोज़ पहुँचते हैं, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सीआईसी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि वो इंश्योर करे कि कम से कम 30 दिन पहले हियरिंग नोटिस पहुंचे, और इसके साथ ही एक रिस्पोंडेंट पब्लिक अथॉरिटी को ये कहा जाए कि आप 15 दिन के अंदर अपना जवाब पटिशनर को भेजिए और हमें भी भेजिए। होता क्या है, जब मामला इंफॉर्मेशन कमीशन में जाता है तो पब्लिक अथॉरिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में जवाब दे देती है। अगर ऐसा प्रावधान हो जाए तो सीआईसी हियरिंग में बहुत कम टाइम लगेगा। ये सीआईसी में ये हालत है तो फिर राज्यों के जो सूचना आयोग होंगे उसका क्या हालत? राज्यों की तो हालत इतनी खराब है कि श्यामलाल जी सही कह रहे थे, मैंने राज्यों की तरफ से तो सोचना ही बंद कर दिया। वहाँ तो कई राज्यों ने तो 500 रुपये फीस कर रखी है, यहाँ 50 रुपये पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। हाई कोर्ट्स ने 500 रुपये फीस कर रखी है। तो ये तो सूचना के अधिकार को किल करने वाला है। और जबकि डीओपीटी ने यूपीए रेजाइम में भी और एनडीए रेजाइम में भी रिक्वेस्ट करी स्टेट से और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से कम आरटीआई फीस में हार्मोनी लाई है, तो ये हाल है। आज सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज अगर
को एड्रेस की हुई आरटीआई पिटीशन पोस्ट ऑफिस में लगाई जाएं तो देश के लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में से मात्र 4,500 पोस्ट ऑफिस में सुविधा है कि पोस्ट फ्री आरटीआई पिटीशन ली जाएंगी। ये सुविधा 1,60,000 पोस्ट ऑफिस में होनी चाहिए। और एक फिर मेरा सुझाव है जिसमें कि शायद वेंकटेश जी डिफर करें कि हर एक आरटीआई पिटीशन के साथ आईडी प्रूफ की कॉपी लगनी चाहिए। उसका मैं क्यों बताता हूँ, मैं खुद विक्टिम हूँ। इंडियन एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप अपना रिएक्शन देने के स्वतंत्र हैं। इंडियन एक्सप्रेस में मेरा इंटरव्यू छपा है, मेरे नाम का मिसयूज करते हुए कम से कम 50 फेक आरटीआई पिटीशंस लग चुकी हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि आरटीआई पिटिशनर्स का नाम उजागर होना चाहिए, उसकी पूरी पहचान होनी चाहिए। उसकी पहचान नहीं, और उसकी अगर पहचान गुप्त रखनी चाहिए हो तो उसका बड़ा अच्छा सुझाव कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है कि आरटीआई पिटिशनर पोस्ट बॉक्स खोले, पोस्ट बॉक्स नंबर की मार्फत जवाब मंगवाए, तो उसका तरीका भी है। पर अगर आरटीआई पिटिशनर का नाम है, मैंने पब्लिक अथॉरिटीज में ये तक देखा है नहीं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार के मामले, उत्पीड़न के मामले आईडी प्रूफ लगने से क्या वो और ज्यादा पहचान सामने आएगी तो और ज्यादा अभी मतलब वो फेक आरटीआई पिटीशंस और अननोन मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करते पर्सन्स, उनके नाम से पिटीशन लगनी चाहिए। आप लोग का क्या सुझाव है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आरटीआई पिटिशनर्स के नाम उजागर होने जरूरी है? उसकी पहचान सामने आनी चाहिए? अगर आएगी तो उसके क्या रिस्क हैं, क्या खतरे हैं? भाई अब अगर पुराने केस देखें तो सत्येंद्र दुबे और मंजूनाथ वगैरह केसेस में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स प्रोब कर रहे थे, कत्ल तक हुए हैं। और जैसे अभी वेंकटेश कह रहे थे अबाउट 65 तो जो असॉल्ट्स और हुए रिजल्टेड इन मर्डर्स। सो आरटीआई एपिलेंट को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, पर इसीलिए मेरे ख्याल से उनके एड्रेसेस वगैरह तो पहले ही रिमूव होने शुरू हो गए थे, सिर्फ नाम रह जाते हैं अभी। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो ज़रूरी है, एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हमें सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमीशंस की जो फंक्शनिंग है उसमें भी ज़रूरी है। अभी पीछे मेरी बात हुई तो पता लगा कि इस बार इन्होंने कहा कि हम फ्लॉपीज़ और डिस्केट्स पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जो ये ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं, फ्लॉपीज़ और डिस्केट्स तो यूज़ नहीं हो रही, पर अगर आप सीआईसी और इनकी साइट अगर आप खोलें डिसीजंस के लिए आप देखें तो आधे से ज़्यादा डिसीजन आपको नॉर्मल कोर्स में समझ ही नहीं आते, उसमें कोई बैकग्राउंडर नहीं होता, कुछ भी नहीं होती है इन्फॉर्मेशन। जबकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, आपको सिर्फ हाइपरलिंक डालने की ज़रूरत है कि ये ओरिजिनल एप्लीकेशन थी, ये इसमें डिसीजन था, ये फर्स्ट एपिलेट के पास गया, डिसीजन था, उनके पास लोगों की कमी हो नहीं तो वो तो हाइपरलिंक ही डालना है ना आपको ओरिजिनल एप्लीकेशन का। मैं वहाँ क्लिक करूंगा, खुल जाएगी, मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। आइडिया इन्फॉर्मेशन कमीशन का है कि इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें और लोगों के पास, सबके पास आ सके। आप कोई भी खोल के देखो साइट पे उनका डिसीजन और वो आपको पता ही नहीं लगता बैकग्राउंडर क्या है, सर्च करते रहो आप उसको। जो आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह हैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, खुद एक्टिव रहते हैं, वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। बहुत सारे अच्छे डिसीजन भी नहीं पता लगते कई बार। तो ये चीजें दो बड़ी बातें हैं, एक तो ये कि पारदर्शिता का सवाल है और पारदर्शिता को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं श्यामलाल जी आपके पास आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा आपने 7,000 आरटीआई एप्लीकेशन अब तक दायर किए हैं, क्या आप भी ये मानते हैं कि आरटीआई करने वाले या अर्जी देने वाले आवेदक की पहचान गोपनीय नहीं होनी चाहिए, उसे सार्वजनिक होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों? और दूसरा, जो एक उम्मीद की जा रही थी कि आरटीआई एक्ट से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति और ज़्यादा सामने आएगी, क्या वो सब कुछ पूरा हो पा रहा है, वो उद्देश्य पूरा हो पा रहा है? देखिए, एक तो मैं ये कहूँ कि जो पारदर्शिता लाने का जो उद्देश्य था वो बहुत हद तक पूरा हो रहा है। थोड़ा बहुत अपवाद है, ये यहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आजाद साहब हैं या सरकार साहब हैं, पब्लिक पॉलिसी में सारी स्टडी हो रही है, प्री आरटीआई एंड पोस्ट आरटीआई। बहुत सारी चीजें आप पहले जो कल्पना नहीं कर सकते थे कि सरकारी ऑफिस जिससे जवाब आएगा उसको आप अधिकार के तहत मांग रहे हैं और मिल रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा यादव जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता पहले से ज्यादा आई है और ज्यादा अधिकार मिले हैं नागरिक को, मगर अभी हाल में फाइनेंस बिल में कॉर्पोरेट चंदे को गोपनीय रखने की बात कह दी गई है। क्या इससे पारदर्शिता आई है? सरकारें आज भी और राजनीतिक दल आज भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनके चंदे को और उनकी आय व्यय के ब्यौरे को आरटीआई के तहत लाया जाए, तो क्या इससे पारदर्शिता आई है? अमृता जी, ये जो शासन और सरकार का जो
की जो मानसिकता होती है हमेशा इंफॉर्मेशन छुपाने की होती है। लेकिन मैं जनरल बात कह रहा हूं कि आज के 12 साल पहले जो चीजें आप कल्पना नहीं कर सकते थे वो अब आप अधिकार के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर के कलेक्टर के ऑफिस तक अधिकार के तहत मांग रहे हैं और मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाह रहा था, ये जो मिसयूज की बात कर रहे थे ना लोग, कि बहुत सारे लोग ऐसी नॉन सीरियस आरटीआई फाइल करते हैं। मैं लगातार ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के संपर्क में रहता हूं, श्री विजय शर्मा और श्री सत्यानंद मिश्रा, वजाहत हबीबुल्ला साहब, कई लोगों से मैं लगातार पूछता रहता था कि ऐसी कितनी % एप्लीकेशंस रहती हैं और वो कौन लोग फाइल करते हैं। तो ये लोग मुझे बताते थे कि 5% से ज्यादा नहीं होती हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिसको डील करना मुश्किल होता है, वो सरकारी कर्मचारियों की होती हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाइए, वहां ज्यादातर जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं वो उनके फॉर्मर सोल्जर्स की हैं। तो सरकार का अपना रिट्रेसल मैकेनिज्म अगर फेल है, अन्य कह के रिजेक्ट किया जाता है, जो 10 में से तकरीबन 4 ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो अन्य कह के रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो कैसे एप्लीकेशंस होते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे, देखिए कुछ ऐसी होती हैं कि अब जैसे एक मंत्रालय में मुझे बता रहे थे कि वहां एक ने एप्लीकेशन लगाई कि इस देश में, कृपया ये बताएं कि इस देश में महात्मा गांधी की मूर्तियां कितनी जगह लगी हैं। तो अब इसका आप क्या जवाब दे सकते हैं? इस तरह की जो एप्लीकेशंस आती हैं वो तो स्वाभाविक तौर पे नॉन सीरियस हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये सुभाष अग्रवाल जी से यहाँ पर असहमत हूँ, जो ये 50 रुपए की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इससे अगर आप मिसयूज के लिए लगाना चाहते हैं तो इससे नहीं रुकने वाला है। दूसरा ये कि सुभाष अग्रवाल जी और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी गृहस्थी में 50 रुपए का बहुत मतलब होता है, और एक आरटीआई जब फाइल करते हैं 10 रुपए में तो उनका काम हो जाता है गाँव में। वो 50 रुपए से उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि ये 10 रुपए ही रहने दीजिए, ये आम नागरिकों के लिए कानून है। आप दिल्ली के तर्ज पर मत सोचिए प्लीज। लेकिन एक सुभाष अग्रवाल जी का और सुझाव है जिस पर मैं चाहूंगी आप लोगों की राय लेना, कि जो आरटीआई आवेदक है उसकी पहचान को क्यों नहीं सार्वजनिक होना चाहिए, क्यों नहीं उसकी पहचान सामने आनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ पे बोल दी गई हैं, अतः मैं काफ़ी चीज़ पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ तो मैं अभी तत्काल अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 10 साल में आरटीआई को एक सनशाइन लेजिस्लेशन कहा गया है, और पिछले 10 साल में जो सूचनाओं के मांग का एक भूचाल आया है, उससे निपटने के लिए जो यंत्र और तंत्र सरकार के पास थे और जो कमीशन के पास थे, उनका भरपूर उपयोग हुआ है। और जितनी ज़्यादा मांग होते जा रही है, ये इस बात का परिचायक है कि आरटीआई रिजीम में आस्था है लोगों की। 2 करोड़ एप्लीकेशन है, इसमें कोई शक नहीं कि आरटीआई का मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन मैं भी इस चीज़ को सहमत हूँ इस बात से कि ये 7-8% से ज़्यादा नहीं है और इससे निपटा जा सकता है। लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ भी तो आ रही हैं बाहर, और इतनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आ रही है। मैं ये भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले 10 साल में इतनी सूचनाएं बाहर आई हैं करप्शन के बारे में, मिसमैनेजमेंट के बारे में, ओपेकनेस के बारे में, और जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं। और इसलिए ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ों के चलते हम अपनी आस्था बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं आरटीआई में। और अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एक चीज़, काफ़ी चीज़ अग्रवाल साहब ने कही, अब प्रक्रिया में कुछ दोष होता है, इसका मतलब नहीं कि पूरी प्रणाली ख़त्म है। नॉन कंप्लायंस के बारे में एक विधिवत सिस्टम चल रहा है कमीशन में, और अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, नोटिस और अच्छा करने की जरूरत है, आपको लगता है कि और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है? मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से कमीशन अभी कर रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा है। उस प्रक्रिया में दोष ये है, जैसे आपने कहा, तंत्र की कमी है, लोगों की कमी है, मैन पावर स्किल्स का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रक्रिया जारी है। नहीं, अगर मैन पावर स्किल की कमी है या तंत्र की कमी है तो उसको दुरुस्त करने के लिए और ज़्यादा डिमांड बढ़ाने की बात कहीं कहीं सामने आई है, कहीं कही गई है आपके कमीशन की तरफ से? हो रही है, वो प्रक्रिया जारी है। मैं जरा सी बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि इस समय कमीशन में मैंने एक नॉन कम्प्लायंस पिटीशन फाइल करने गया, तो वहाँ रजिस्ट्री वालों ने ये कह दिया, अभी नॉन कम्प्लायंस का यहाँ पे कोई प्रोसीजर ही नहीं है। तो ये अभी हाल की बात है, पिछले हफ्ते सामने आ की। गया। और जो ये बात श्यामलाल जी ने और आज़ाद साहब ने कही कि 5-7%, ये कमीशन में 5-7% है, पर कमीशन में कितने % मामले पहुंचते हैं जो पब्लिक अथॉरिटीज़ को फेस करने पड़ती हैं? अधिकतर जो इस तरीके की मिसचीवियस पिटीशंस हैं, उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है। मैं कमीशन की तरफ से बात कर रहा हूं। मैंने एक बात बताई आपको, और दूसरी बात,
आपने बड़ा अच्छा किया कि इस बहस के दायरे को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया ट्रांसपेरेंसी की तरफ। जब आपने वो पारदर्शिता का सवाल आपने बिल्कुल जायज़ सवाल उठाया। अगर उस पर आप कोई कार्यक्रम रखें तो बहुत अच्छा रहेगा कि किस तरीके से सरकार ने एक तरीके से ऑफिशियल करप्शन कर दी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि कॉर्पोरेट्स जितना मर्जी चंदा दें ऑफिशियली, पर उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन एक तरफ तो कॉर्पोरेट्स का नाम गोपनीय रखा जाएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आम नागरिक जो है कोई भी सूचना चाहता है तो उसका नाम सार्वजनिक जरा सा कंफ्यूजन इसमें आप समझने की कोशिश तो करिए ना। आपने कई बार ये बात कही कि नाम पता गुप्त, नाम और पता तो पिटीशन में होता ही है, वो गुप्त कहाँ है? वो तो गुप्त कहाँ है? कोई अनजान तो बस नाम भी होता है। खाली उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने आईडी प्रूफ सजेस्ट किया है, आप उसे गलत कंफ्यूज नहीं करिए। और फिर आपने जो पारदर्शिता की बात बैठाई उसकी तरफ मैं एक बात का और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे लॉ मेकर्स ही सबसे बड़े लॉ ब्रेकर्स हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई एक्ट में लाने वाला जो सीआईसी का फुल बेंच ऑर्डर है 3 जून 2013 का, ना तो उसे आज तक कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जहाँ तक हमारे को ध्यान पड़ता है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ रिपोर्ट थी कि वहानवती साहब जो थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने लेजिस्लेशन अमेंड करने के खिलाफ अपनी राय दी थी, ना लेजिस्लेशन अमेंड किया गया। तो जिस लॉ मेकर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आरटीआई का कानून बनाया, उसके अंदर एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया, आज वही पॉलिटिकल पार्टी उसी केंद्रीय सूचना आयोग का आदर नहीं कर रहे और उसके ऑर्डर को मान नहीं रहे और अपने आप को आरटीआई एक्ट के दायरे में। क्या इससे ओवरऑल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ेगा? देखिए जैसा सबकी यहाँ पे एक राय है, आरटीआई एक्ट को आप ये नहीं समझिए कि कारगर नहीं है। आरटीआई एक्ट ने एक क्रांति ला दी है। आज भारत का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है उसे 2 युगों में विभाजित किया जा सकता है, प्री आरटीआई एक्ट, पोस्ट आरटीआई एक्ट। तो इसलिए आरटीआई एक्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब अफसरों के हाथ कांपते हैं गलत फाइल नोट के लिखते हुए या पॉलिटिकल रूलर्स के आदेश के अनुसार लिखना बंद कर दिया। हाँ, अब उन्होंने लिखना बंद कर दिया, अब स्टिकर चलते हैं और उसके बाद जब डिसाइड हो जाए तो नोटिंग बनती है। और हमारे युवा नौजवान क्या सोचते हैं इस एक्ट के बारे में और इस अधिकार के बारे में? मैं चाहती हूँ आप लोगों में से कोई सवाल पूछे। मेरा सवाल सरकार सर से है, क्या इतनी जल्दी क्या थी कि सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया? जी बिल्कुल, तो गलत इसको रूल्स के लिए, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गांव में हैं, दूर दराज क्षेत्रों में हैं, जो सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो लोग सूचना इसमें जो है कोई अपना सुझाव नहीं दे सकते क्योंकि सिर्फ ईमेल के जरिए है। उसमें क्लियर लिखा हुआ कि ओनली बाय ईमेल, दूसरे जरिए क्यों नहीं दिया गया? क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ी? जी नहीं, एक्चुअली मैं भी सहमत हूँ आपसे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये जो रूल है इसमें थोड़ा काफ़ी चीज़ है वो सोचने का बात है, और इसका रूल में काफ़ी चीज़ है वो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा होना चाहिए, वो मेरा भी सहमत हो इससे। ऐसा है, मैं ऐड कर दूं इसमें, जैसे मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई, ये सरकार ने जान के नहीं किया है। ये हो सकता है कि चूंकि 2 मई को शायद अगला हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पहले ये प्रक्रिया को शायद वो पूरा करना चाहते थे, लेकिन अवश्य जैसा कि इन्होंने कहा, काफ़ी लोगों की ये राय है कि समय लोगों को मिलना चाहिए अपनी राय। तो आप क्या लोग, उनके जैसे लोग या हमारे जैसे लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि भले ही ये 2 मई को ध्यान में रखते हुए ये सारी प्रक्रिया चलाई गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में और वक्त मिलेगा लोगों को अपनी राय देने का, और सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि लिखित भी अपने सुझाव भेज सकते हैं? वो ये हो गया है ऑलरेडी, हो गया, क्योंकि 5 तारीख को डीओपीटी ने एक क्लैरिफिकेशन निकाला है। समय सीमा उन्होंने बढ़ाया नहीं, लेकिन ये बोला है कि ईमेल के अलावा आप डाक के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। और इसमें ये होना चाहिए ना, 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह दे कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, कृपया हमारे को थोड़ा टाइम और दे दीजिए, जिससे कि जनता को हम समुचित समय दे सकें कि वो अपने सुझाव भेज सकें। पिछले हेयरिंग में भी यही अगला सवाल ले लेते हैं। मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर आज़ाद सर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर, जो कॉलोनिकल पीरियड का ऑफिस ऑफ द सीक्रेसी एक्ट 1923 है, वो आज भी क्यों बना हुआ है, जो कि आरटीआई के मार्ग में सबसे बड़ी बात है? देखिए, आरटीआई कानून में कम से कम एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कोई भी सूचना अगर आप मांगते हैं जो कि 20 साल से पहले है, तो उसे बिना कारण के आपको दे दिया जाएगा, अनलेस कि वो सॉवरेंटी वगैरह को अफेक्ट करता है। तो जहाँ तक आरटीआई कानून का सवाल है, अगर आप उसे देखें तो एग्जेम्पशन जो कि सेक्शन 8 के अंदर आता है, उसके अलावा सारी सूचनाएं देने को जनसंपर्क अधिकारी या सूचना अधिकारी बाध्य हैं, और उस हिसाब से
जो आरटीआई रिजीम का संचालन हो रहा है या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो सही है। एक्चुअली इसमें एक चीज़ है दैट ये जो सेकेंड रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो बना हुआ था उसमें एक रिकमेंडेशन था दैट ये आरटीआई आने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का चेंज करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, बट वो प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बट गवर्नमेंट में प्रक्रिया है, वो उसके लिए है जी। लेकिन कम से कम ये बात है कि नागरिक अपने अधिकार की डिमांड आगे बढ़कर करना शुरू कर दी है, तो उम्मीद है कि सरकार भी चेतेगी। आगे के सवाल मेरा क्वेश्चन भी आजाद सर से है कि जिस प्रकार से इसमें सुधार की जो प्रक्रिया की गई है उससे ज़्यादा अगर ग्रामीण भारत में आज भी हम देखते हैं इसका कोई नॉलेज नहीं है, आज भी लोगों को पता नहीं है वो आरटीआई कहाँ पर डाले, वो कहाँ पर जवाब मांगे, नहीं उनको जवाब मिल पाता है। तो इस सुधार प्रक्रिया में जोर देने की बजाय आप उस पारदर्शिता को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने का प्रयास करते तो शायद इस देश में और ज़्यादा पारदर्शिता आ पाती। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बल्कि 2007 या 2009 में स्टडी भी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि सबसे ज़्यादा लोग पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम के बारे में, इंदिरा आवास योजना वगैरह के बारे में पूछना चाहते हैं। और इस दिशा में कुछ स्टेट्स जैसे कर्नाटका है, बिहार में अच्छी कार्रवाई भी की है, जन सुनवाई के ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जिसमें वो सहायता देते हैं कि ग्रामीण के जो लोग हैं वो किस प्रकार आरटीआई प्रश्न पूछें। ये सरकार पे भी निर्भर करता है कि इसका फैलाव और विस्तार वो किस प्रकार अपने बहुत छोटी छोटी जगहों में और राज्यों के आरटीआई कमीशन से श्यामलाल जी सवाल पूछते रहते हैं। श्यामलाल जी, इस सवाल का विस्तार मैं आपसे चाहती हूँ। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको किस तरह के जवाब मिलते हैं? जवाब क्या पर्याप्त होते हैं या आपको और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है जब छोटे इलाकों के बारे में आपको जानकारियाँ चाहिए होती हैं या दूर दराज के इलाकों के बारे में जानकारियाँ चाहिए? बहुत परेशान करते हैं लोग, और खास करके दूर दराज क्या, तो जो दिल्ली के नज़दीक ही बैठे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश, बिहार सरकार, उड़ीसा सबसे टफ है। यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन लेना क्या मुश्किल है, आपको हो सकता है साल भर में भी जवाब ना आए। तो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे माफ़ करिएगा ऐसा शब्द प्रयोग करने के लिए, दूर दराज के लोगों की चमड़ी बड़ी मोटी है, तो उन पर कोई आरटीआई कानून का असर पड़ता नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि राज्यों में और लोकल बॉडीज़ में आरटीआई को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी वहाँ बसता है। यहाँ तो ठीक चल रहा है और यहाँ हम लोग भी लड़ते रहते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को खास तौर से सेंसिटाइज करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, वो आपने सुना होगा, सारे केंद्र के भी मंत्री और राज्यों के मंत्री अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं, वो वेबसाइट पर भी डाली जाती है, आप उसको आरटीआई में भी मांग सकते हैं। 2007 में मायावती जी की सरकार थी यूपी में, उन्होंने एक कैबिनेट का रिजोल्यूशन पास कर लिया कि जो मंत्रियों के कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है वो आरटीआई में नहीं पूछा जा सकता है। उसको पिछली सरकार ने भी नहीं ठीक किया। अखिलेश यादव की सरकार में अकेले अखिलेश यादव थे जिन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की, बाकी किसी मंत्री ने घोषित नहीं की। अभी अब योगी जी आए हैं, इन्होंने भी कहा है कि घोषित करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वो वाला कैबिनेट का रिजोल्यूशन बदलेंगे। अगर ज्यादा पारदर्शिता दिखानी है तो मायावती जी ने जो कैबिनेट का रिजोल्यूशन किया था उसको बदलने की जरूरत है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, उड़ीसा में आप कोई भी एप्लीकेशन भेजिए यहाँ से, वो आपको वापस कर देंगे कि हम पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं करते हैं। आरटीआई एक्ट कहता है कि कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। उड़ीसा में आप आरटीआई लगाइए तो जवाब आ जाएगा कि आपने फॉर्मेट में हमारे नहीं भेजा, इसलिए ये एप्लीकेशन हम वापस कर रहे हैं। तो ग्रास रूट पर बहुत मुश्किल है, जो आपका यहाँ से अंदाज लेकिन लगाना आप तो ये दिल्ली से फर्स्ट हैंड श्यामलाल जी, ये तो दिल्ली से सवाल भेजते हैं, आपको उसका जवाब भी मिल जाता है, पता भी चलता है कि क्या वो लोग कह रहे हैं। जो उड़ीसा के रहने वाले लोग हैं, अगर वो लोग अपने आरटीआई दाखिल करते होंगे, जिन तक वो सूचनाएं होंगी और जागरूकता होगी, उनका क्या हश्र होता होगा, ये तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न आजाद सर से है, जैसा कि द वायर से सर ने कहा कि जो उत्तर आता है उसे हाइपर लिंक की तरह क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक क्लिक से उसमें पूरा अच्छे से उत्तर समझ सकें। जैसे सर ने कहा कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई उत्तर समझ में नहीं आता आम आदमी को, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पारदर्शिता की उम्मीद तो कमीशन से भी की जाती है। इसमें कोई कमीशन किसी चीज़ छिपाना नहीं चाहता है। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी के भी ऑर्डर्स देखें तो वो ऑर्डर्स इसी प्रकार निकलते हैं जैसे कि कमीशन के ऑर्डर्स निकलते हैं। कुछ जो प्रश्न, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि 60 या 70% प्रश्न ऐसे हैं जिनकी सूचना इतनी सरल है या इतनी सिंपल है, उसमें कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी कम से कम 5 या 10% ऐसे हैं वो जो कि इन्वॉल्व केसेस हैं जिसमें काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर बनते हैं। इसमें कोई पारदर्शिता का मामला नहीं है।
और ये भी हो सकता है कि हर आरटीआई जो प्रश्न करता है वो शायद नहीं चाहे कि उसका प्रश्न जो है सबको सुनाया जाए या दिखाया जाए। तो ऑर्डर्स जो हैं, दैट इज़ द सब्सटेंटिव पार्ट व्हिच इज़ देयर ऑन द वेबसाइट, देयर इज़ नो सच थिंग एज हाइडिंग और एनीथिंग। मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक तो जब जैसे आज़ाद साहब ने कहा कि कई लोग नहीं चाहेंगे कि उनका नाम उजागर हो या वो एक ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर आप नहीं चाहते आपका नाम जाए, आपको लग रहा है कि सेंसिटिव नेचर है एप्लीकेशन का, तो उसमें उसके आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि नहीं आपका नाम डिस्क्लोज किया जाए। और दूसरी तरफ CIC और कोर्ट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए। जी। अभी पीछे एक राग और SNS, आपने राग का मेंशन किया, और SNS की एक रिपोर्ट आई थी एजुकेटिंग द RTI एक्ट, और उसमें उन्होंने काफ़ी इन डेप्थ स्टडी के बाद हाईलाइट किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो 17 क्रूशल मैटर्स गए, उनमें से सिर्फ 2 में ही मतलब ट्रांसपेरेंसी के फेवरेबल ऑर्डर्स आए, 15 में इट वाज बेसिकली अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी। और ये इसके ऊपर शैलेश गांधी जो फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने भी एक बहुत डिटेल्ड एक रिपोर्ट निकाली थी। जी, उन्होंने कहीं एक बार कहा था कि एवरीवन इन पावर डज नॉट लाइक RTI। एग्जैक्टली। सो कहीं पे बहुत सरकार में रेजिस्टेंस होना तो अंडरस्टैंडेबल है, उनका बहुत कुछ स्टेक पे है, पर अगर हमारी इंफॉर्मेशन कमीशंस और हमारे कोर्ट्स भी अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर तो आप उसको स्टाइफल कर देंगे, वो तो आप उसका दम घोट रहे हैं। ये मुद्दा गलत है, इसको ट्रांसपेरेंसी से लिंक नहीं करना चाहिए। ये वेयर विदॉल और सिस्टमिक इसकी बात है। जनवरी के महीने में पारदर्शिता का लिंक इससे नहीं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं श्रीधर आचार्योलू, उनका HRD डिपार्टमेंट उनसे ले लिया गया। सबको पता है, उन्होंने उससे 1 महीना ही पूर्व एक मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन उजागर करने की बात करी थी। मैसेज किया जाता है, RTI एक्टिविस्ट ने उसके बाद पिटीशन भी लगाई कि भाई क्यों इनका ये इस पे से हटाया गया HRD से इनको। ये सब चीज़ें जो हैं मन में बहुत सारे डाउट लाती हैं कि क्या जहाँ इंफॉर्मेशन दी जा रही है वहाँ उसको डेलिबरेटली दबाने की कोशिश हो रही है। सवाल आखिरी ये पूछना चाहती हूँ कि जिस भावना के साथ और जिस उद्देश्य के साथ RTI एक्ट को लाया गया था, आपको लगता है उसमें कितने फीसदी ये सफल हो पाया और कहाँ पर रुकावटें आ रही? कुछ हद तक आपने बताने की कोशिश की है, लेकिन कितने फीसदी ये सफल हो पाया उद्देश्य? मुझे तो लगता है आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर का देखिए बाय पब्लिक अथॉरिटीज़, तो उसमें सेक्शन 4 में वो रेट बहुत लो है, उसको बढ़ाने का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मतलब 10-11 साल में आप थोड़ा पीछे ही गए हैं। जो शुरू की एक्साइटमेंट और एनर्जी थी, जो कोर्ट्स में भी दिखती थी जब एक्ट आया, उससे पहले जो कोर्ट्स के बयान थे और उसके बाद जो उनके बयान बदलने लगे, क्योंकि जहां मीडिया और वो तो रुक जाता था सवाल करके जजेस से, RTI तो घुस गया उनके घरों में कि बताओ अपने एसेट्स बताओ, बताओ अपने बच्चों के बताओ, अपनी फैमिली के बताओ। लोग जो पावर में होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं हमेशा कि कोई उनको क्वेश्चन करे, प्रोब करे, एंड ये लोग तो एब्सोल्यूट पावर वाले लोग हैं। ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस वहाँ से है। अब उसमें विद इन द सिस्टम ही मैकेनिज्म्स डिवाइस करने होंगे जो इसको ठीक करें। गौरव बोल रहे हैं ना, दिस वॉलंटरी डिस्क्लोजर, सेक्शन 4 डिस्क्लोजर, इट इज द हार्ट ऑफ द RTI एक्ट। बट बिकॉज अगर कोई वॉलंटरी डिस्क्लोजर अच्छा है तो लोग इंफॉर्मेशन मांगना जो सिस्टम है वो बहुत कम हो जाएगा। बट ये जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर ज़्यादा नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा ज़्यादा है बट स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कम है। मतलब अगर इलाज करना है तो दिल का इलाज करें, जो उसका तत्व है, तो इलाज कहीं और हो रहा है लेकिन मर्ज कहीं और है। मेरा सवाल ये है कि अब सरकार ने अपनी तरफ से मंशा जाहिर कर दी है, ड्राफ्ट रूल जो है वो वेबसाइट पे है और उसको जवाब देना है। कुछ ही दिन में हो सकता है कि ये ड्राफ्ट रूल अब पक्का भी हो जाए। अगर सरकार अपने इसी ड्राफ्ट रूल पर चलती है जिसको कि आप लोग कह रहे हैं कि ये फॉल्टी है और इसमें संशोधन की गुंजाइश है और सुधार होना चाहिए, सरकार नहीं करती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये बैठ के फिर सिविल सोसाइटी, हम लोग वेंकटेश जी, श्यामलाल जी सब मिलके तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वैसे आजकल जनता की भावना का इतना महत्व हो गया है कि मैं नहीं मानता कि सरकार हमारे सुझावों पे अमल नहीं करेगी। हम 2 बातें बड़ी शॉर्ट में बोल देता हूँ। एक जो गौरव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि इंफॉर्मेशन कमीशंस के वर्डिक्ट्स में से जो एड्रेसेज हैं पटिशनर्स के वो हटा दें। और दूसरी बात, ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में एक चीज़ ज़रूर शामिल हो जाए। CIC ने एक बार निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एनुअल मेडिकल रिएम्बर्समेंट विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे दी जाए, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया बिना सुनवाई के। डिस्क्लोजर में मेडिकल रिएम्बर्समेंट ऑफ
एनी पर्सन क्लेमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स आना चाहिए। दिल्ली के एक एमएलए ने 1,31,00,000 का लिया, कर्नाटक के एक एमएलए ने 3 करोड़ का लिया, दिल्ली के एक एमएलए ने डबल ले लिया, जो मदर भी ले चुकी थी, मदर के एंटाइटलमेंट के बाद उसने भी ले लिया। पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी ये कह सकती है। और एक बात और, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। मैंने बहुत डिपार्टमेंट से बात करी, वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी फहरिस्त है, उसमें कुछ एडिटिंग करके इम्पोर्टेंट बन जी, मैं भी आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगी कि अगर सरकार ये नहीं मानती है आप लोगों के सुझाव, तो आप लोग अपनी मांग को कैसे मनवाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मामला इन नियमों को नोटिफाई करके ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद इसको संसद के सामने रखा जाना होता है। कानून में लिखा गया है, तो हम संसद के दरवाज़ा खटखटाएंगे, जनप्रतिनिधियों से हम जवाब मांगेंगे कि जब ये आपके सामने रखी जाएगी, आपके पूरे पावर्स हैं इसमें संशोधन करने के, जो हमारी बातों को नहीं रखेंगे, लेकिन कोशिश आज ये अदालत सरकार ने अपनी तरफ से ड्राफ्ट रूल पेश किया है और उम्मीद है कि आप जैसे लोगों के तमाम सुझाव को आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं शामिल करेगी और इस आरटीआई एक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। हमने अलग अलग महकमों में अलग अलग जगहों पर काम करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट को बुलाकर अपनी तरफ से एक भावना लोगों की सामने लाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि जब रूल बनकर आएगा तो तमाम भावनाओं को इसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार।